आगे मैं बुलाती हूँ मान्यवर श्री A.K. मौर्य जी को। वो बहुजन सोशल फाउंडेशन से हैं। कृपया बाईं तरफ से आएं, क्योंकि यहाँ दाईं तरफ तारे हैं तो अटकने का। चलिए, A.K. मौर्य जी। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आप सभी उपस्थित महानुभावों को जय भीम। समय तो कम है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए। मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा कि हमारी समस्याएं क्या हैं, सबको पता है। किसी को 4 ज़्यादा पता हो सकते हैं, किसी को 4 कम पता हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा बोलूँगा। लेकिन जो मेन इशू यहाँ पे मुझे बताया गया था केसकर जी ने कि भाई हम यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं। जितने संगठन उनमें यूनिटी हो जाए आपस में तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग पहले इंसान नहीं हैं, पहले सामाजिक प्राणी नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं कि यूनिटी हो जाए तो बहुत फायदा होगा। ये जो यूनिटी है, पीछे के एफर्ट्स को देखते हुए नितांत असंभव लगती है। दूसरी ओर ये संभव भी है। मैं दोनों बातें कर रहा हूं। असंभव क्यों है? 1965 में जब कांशीराम जी ने नौकरी छोड़ी थी और समाज के लिए अपने को समर्पित कर दिया था, अब पता नहीं, बहुत से लोगों को हो सकता ना पता हो कि 1965 से लेके 1971 तक उन्होंने यही सोच के कि अगर महाराष्ट्र के संगठनों को एक कर लिया जाए तो काम ज़्यादा अच्छा और जल्दी होगा। तो 6 साल तक, पूरे 6 साल तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उसको एक नहीं कर पाए। तो उस समय तो कांशीराम जी की न तो हमें एबिलिटी पता थी, न लोगों को पता थी। लेकिन आज हम पीछे देख के अगर उसको सोचें कि जब कांशीराम जी जैसा मेहनती और डेडिकेटेड आदमी, जिद्दी आदमी 6 साल में महाराष्ट्र के संगठनों को एक नहीं कर पाया, जो उस समय 10,000 के आसपास थे, तो आज लाखों की संख्या में संगठन हैं। मुझे ऐसा कांशीराम जी जैसा डेडिकेटेड कोई आदमी नहीं लगता जो संगठनों को एक करने की कोशिश कर सके। फिर हर एक के ईगो आड़े आते हैं। संभव कैसे है? जिस प्रकार कांशीराम जी जैसा डेडिकेटेड आदमी अगर नहीं कर पाया, तो संभव तभी हो सकता है जब कांशीराम जी से ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन इस काम में लगेंगे। लेकिन पूरे इंडिया में मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन जितनों को जानता हूँ उतने में कोई ऐसा इंसान नहीं दिखा मुझे जो कांशीराम जी से ज़्यादा डेडिकेटेड हो। कांशीराम जी ने जब ये देखा कि भाई मैं इनको एक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पहले कहा गया कि भाई पीछे बातों को और इवेंट्स को ना दोहराया जाए, लेकिन जब तक दोहराएंगे नहीं तो नई पीढ़ी को पता कैसे लगेगा क्या क्या हुआ है? वो तो अंधकार में रहेगी। तो 65 से लेके 71 तक जब नहीं कर पाए, तब उन्होंने 1971 में अपना संगठन शुरू किया, पामसिया करके। जब वो जो पूना बेस था, जब पूना बेस संगठन को 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्थापित कर लिया और उनको लगा कि हम इसको ऑल इंडिया बेस पर चला सकते हैं, तो 6 दिसंबर 1973 को उन्होंने बामसेप बनाई।
आज भी बहुत से लोग लिखात पढ़त में, बोलने में बामसेब को 1978 में बनाया हुआ बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बामसेब 6 दिसंबर 73 को बनी थी। तब जाके उन्होंने अपने काम शुरू किया और ये सोच के शुरू किया, अगर 5 साल का टारगेट रखा उन्होंने कि 5 साल में अगर हम इंडिया के आधे स्टेट्स में और 450 से आधे डिस्ट्रिक्ट में अगर बामसेब का यूनिट नहीं बना पाए तो हम अपने को नालायक समझेंगे कि हम इस काम के लायक नहीं है और इस काम को ख़त्म कर देंगे, जैसे ही और ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही हम हैं। लेकिन अगर ऐसा कर पाए तो हम समझेंगे हम इस समाज को आगे ले जाने के लायक हैं, और वो 5 साल से पहले उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब संगठन बढ़ते हैं तो उसमें ईगो क्लैशेज होते हैं। अभी गौतम जी ने बताया ईगो क्लैशेज की वजह से 86 में बामसेब को तोड़ा गया, रजिस्टर्ड कराया गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था उस बामसेब को वो लोग 4 साल भी एक नहीं रख सके। आज उस बामसेब की कम से कम 10 बामसेब हैं जो कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रही है। और हर एक की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, एक हर बामसेब की, हर बड़े संगठन की एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के बिना पे उन्होंने बामसेब रजिस्टर्ड कराई बहाना लगा के कि कांशीराम जी ने बामसेब पॉलिटिकल पार्टी बना ली है इसलिए बामसेब को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। आज हर बामसेब की एक पॉलिटिकल पार्टी, और उसको एमएलए एमपी के इलेक्शन 100 वोट मिल जाते हैं हर सीट पे, कुछ तो करते ही होंगे वो। दूसरी चीज कलेक्टिव लीडरशिप की बात बहुत आती है। कलेक्टिव लीडरशिप भी जो अगर पीछे की हिस्ट्री देखा जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग इस मिशन में से निकले हैं कांशीराम जी के जाने के बाद वो आज बिल्कुल मैच्योर्ड हैं। उनकी अपनी धारणाएं हैं, उनके अपने नोशंस हैं कि हम ये करेंगे, हमने ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, और कोई भी आदमी अपने जो बना रखा है उससे डेविएट होने के लिए तैयार नहीं है, होगा ही नहीं। जब डेविएट होगा तो कह देगा भाई कोई बात नहीं, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई बात करनी तो बात करनी, टाइम ओवर तो होता रहेगा। अभी पैगाम वालों ने बहुत टाइम लिया हुआ है ना। उन्होंने बहुत टाइम लिया था, वो भी देख ही रहा। तो कलेक्टिव लीडरशिप में हर एक की जो धारणाएं बनी हुई वो क्लैश होंगी। एक सोचेगा इस रास्ते से जाना अच्छा रहेगा, दूसरा सोचेगा इस रास्ते से अच्छा रहेगा, तीसरा जो सोचेगा इस रास्ते से अच्छा रहेगा, और वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे, एक काम कर नहीं पाएंगे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर काम कैसे बढ़ेगा, कैसे। तो हमें हिस्ट्री से लेना चाहिए। कांशीराम जी ने क्या किया? कांशीराम जी ने उस समय के नौजवानों को पकड़ा। मैं प्रोफेसर साहब की बात से बहुत सहमत हूं। चोपड़ा साहब ने जो कहा है वही करना चाहिए। कांशीराम जी ने नए लोगों को पकड़ा जो उस समय यंग थे, 20 से लेकर 25-30 साल तक की उम्र के लोग थे। उनको बाबा साहब का मिशन समझाया, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया कि आपको समाज के लिए सेक्रीफाइस करना है, पे बैक करना है, तभी काम बनेगा। ये जो डेड वुड्स है ना, हम जैसे लोग जो बूढ़े, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि बूढ़े तोते पढ़ा नहीं करते। हम लोग और नहीं पढ़ सकते और विचार को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होंगे जो डेविएट होंगे अपने उससे। हमें नई पीढ़ी को आगे तैयार करना होगा। हम 25-25, 30-30 सालों से, 34-34 सालों से संगठन बामसेब चल रही है, दूसरे संगठन 25-25 सालों से चल रहे हैं। क्या कभी अंतर्मन में झांक के देखा कि भाई सफल क्यों नहीं हुए इतने सालों में, क्या अचीवमेंट है? अगर अचीवमेंट नहीं है तो घर बैठ जाओ। जो कर रहे यंग लोग कर रहे हैं उनको करने दो। तो आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है, पेशेंस होना चाहिए, हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, यंग लोगों को आगे लाना चाहिए,
और उससे भी ज़्यादा जरूरी बात, हमें समाज में लोगों के बीच में जाना होगा। आज ज़्यादातर संगठन समाज के लोगों के बीच में नहीं जाते, मीटिंगें करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर यही सक्सेसफुल का वो होगा, प्रोसीजर हो सकता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन को निकालना है, उनको मिशन को समझाना है, इतिहास को समझाना है कि कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं, कैसे कैसे बिखरी हैं। इससे सबक लेके आगे ना बिखरे चीज़ें उनको बनाना होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।